हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस नए टॉपिक का नाम है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इससे पहले मैं आपको लगभग 1 से 11 तक के चैप्टर्स करवा चुका हूं। आज हम नया चैप्टर 12th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 12th चैप्टर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अभी तक इससे पिछली क्लासेस में हमने 2 चैप्टर्स किए थे, स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शंस। लास्ट जो 2 चैप्टर्स थे वो दोनों चैप्टर्स 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थे और अब हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 2 डायमेंशंस पर उसके 2 एक्सिस होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक एक्स नेगेटिव एक्सिस होता है और एक वाई नेगेटिव होता है और ये ओरिजिन होता है। दोनों एक्सिस जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। इसको हम कहते हैं कि एक्स डैश एक्स ओ इज परपेंडिकुलर टू वाई ओ वाई डैश। ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और ये जो 2 लाइंस आपस में जो परपेंडिकुलर है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। वो 4 इक्वल पार्ट्स जो है क्वाड्रेंट्स बोलते हैं और इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ठीक है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स पॉजिटिव ये वाई पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव और ये वाई नेगेटिव तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव दोनों नेगेटिव, ये एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे इसको, और कोऑर्डिनेट को हम एक्स और वाई की फॉर्म में जो लिखते हैं इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअली एक्स को हम एब्सीसा बोलते हैं और वाई को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये जो है हमने 10th में और अभी लास्ट के 2 चैप्टर्स 10th और 11th चैप्टर में हमने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा था, फिर हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी सीखी, फिर हमने स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर निकालना सीखा, स्ट्रेट लाइन से हमने इंटरसेक्शन निकालना सीखा और फिर हमने कोनिक सेक्शन सीखे। कोनिक सेक्शन 4 तरह के थे, पैराबोला, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। इनकी डिटेल में मैं आपको क्लासेस दे चुका हूं। आज मैं आपको नया चैप्टर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये क्या होता है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आज का चैप्टर स्टार्ट करूं, मेरी आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ साथ बेल बटन भी दबाएं। और बेल बटन दबाने से आपको क्या फायदा मिलेगा कि जितनी भी मेरी वीडियोस, नई वीडियोस बनाता हूं, प्रमोशनल और मोटिवेशनल वीडियोस सारी बनाता हूं मैं, वो वीडियोस आपको जो है टाइम पर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स और अकाउंट्स मैं आपको पढ़ाता हूं। मैथ्स और अकाउंट्स के अलावा आप किसी बच्चे को बायोलॉजी भी अगर पढ़नी हो तो बायोलॉजी के लिए आप ऐसे कमल नयन बायोलॉजी क्लासेस के से संपर्क कर सकते हैं। वहां पर डॉक्टर रजत जो है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक टीचर हैं। वो, उनका कांटेक्ट नंबर 9810179264। आप उनसे कांटेक्ट करके वहां पर उनसे क्लासेस ले सकते हैं और उनसे कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है
थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे ये टू डायमेंशनल है वैसे थ्री डायमेंशनल कैसे होता है कि ये अगर दो एक्सिस है, एक एक्सिस ये रहा, टू डायमेंशनल में दो एक्सिस होते हैं, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है और ये जीरो होता है। उसमें एक तीसरी डायमेंशनल लाइन और होती है, एक और होता है प्लेन, उसको हम थर्ड डायमेंशन बोलते हैं। वो थर्ड डायमेंशन जो है वो z होता है। अब z कैसे बनता है? वो z जो है वो एक ऐसे जो है एक प्लेन बन रहा है। अब z प्लेन जो बनता है, अब इसको जो है वैसे तो यहां पर प्लेन में अगर मैं दिखा रहा हूं तो ये ऐसे जा रहा है, लेकिन वो जो प्लेन बनेगा वो ऐसे इसके ऊपर उठते हुए आएगा, ऐसे यहां से। ये थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? टू डायमेंशनल का मतलब होता है कि हम उस टू डायमेंशनल फिगर को हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर या कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये फिगर्स जो है टू डायमेंशनल है, ठीक है। अगर जैसे ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये सर्कल बनाया और ये ट्रायंगल बनाया, जैसे ये जो है एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये डस्टर है, ये रेक्टेंगल है, लेकिन इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। लेकिन इसको अगर मैं एक ऑब्जेक्ट, ये तो फिगर मैंने यहां पर ड्रॉ करी है, सिर्फ ये अगर देखा जाए तो ये फिगर है सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आए, इस तरह से फॉर्म में आए, तो ये इसमें तीन डायमेंशंस हैं, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक इसकी हाइट है, ठीक है, एक इसकी हाइट है। तीन चीजें हैं। तो हमेशा थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और टू डायमेंशनल्स में सिर्फ फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं। टू डायमेंशन को हम टू डायमेंशन की ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, सिर्फ थ्री डायमेंशंस के ऑब्जेक्ट होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर किसी की, जैसे ये एक रूम है, इस रूम में एक देखो, एक तो ये दीवार है, ये दीवार में एक ये इसकी लेंथ है, ठीक है, एक ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ, और एक इसकी हाइट होती है, ठीक है, एक इसकी हाइट होती है। तो तीन चीजें हैं कमरे में जो है, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। इसी तरह से इसमें एक ये लेंथ है, एक ये ब्रेड्थ है और एक ये जो है ये इसकी हाइट है। इससे इसका मोटाई हमें नजर आ रही है। तो इसको हम, तो z प्लेन जो है हमारा, मैंने यहां पर सिर्फ ड्रॉ किया है, लेकिन अगर इसको आप देखोगे तो वो ऐसे आएगा यो करके z। तो ये प्लेन जनरली इस तरह से बनेगा। तो प्लेन में इसमें, अब इसमें तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसमें 8 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब इसमें 8 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होते हैं ये देखो। इसमें अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये 8 क्वाड्रेंट्स बनेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जो है एंटी क्लॉकवाइज में ये चलता है, ठीक है। ये इसका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इसी तरह से इसका यहां पर ये फिफ्थ क्वाड्रेंट, ये सिक्स्थ क्वाड्रेंट, ये सेवंथ क्वाड्रेंट और ये एट्थ क्वाड्रेंट, ठीक। ये 8 क्वाड्रेंट्स जो है इसके होते हैं, ठीक है, ओके। अब इसमें अगर मैं इसको x और y प्लेन लूं और इसको अगर मैं y और z प्लेन लूं, तो ये हमारे x y z प्लेन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको जब बनाने के लिए, अब इसमें जो है ये सारे के सारे जो हो एक्सिस है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम कहेंगे XO x डैश is perpendicular to YO, y dash is perpendicular to ZO, ZX, ठीक है। इसको अब इसमें प्लेन जो होते हैं, प्लेन कितनी तरह के होते हैं, यहां पर ये टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मैं यहां से मिटा देता हूं। ये तो सिर्फ मेरे को सिर्फ आपको समझाना था। अब इसमें
कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस, अच्छा हाँ एक और चीज है कि इसका कोऑर्डिनेट जो है वो किस तरह से होगा। इसका कोऑर्डिनेट जो वो बनेगा वो एक्स वाई और जेड। जैसे उसमें टू डायमेंशनल में दो और कोऑर्डिनेट होते थे एक्स और वाई, यहां पर तीन होंगे एक्स वाई और जेड, क्योंकि हमारे यहां पर तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, ठीक है, यहां पर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमेशा एक्स जीरो और जीरो होगा। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें वाई और जेड दोनों जीरो होंगे, और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विल बी जीरो वाई एंड जीरो, एंड पॉइंट ऑन जेड एक्सिस विल बी इक्वल टू जीरो जीरो एंड जेड। ठीक, ये जो है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको समझा रहा हूं, इसको अच्छी तरह से आप समझ लो। एक बार समझ लोगे तो उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस इसके जो है जैसे टू डायमेंशनल में होते थे वैसे ही इसमें हैं। बस सिर्फ आपने समझना क्या है कि इसमें एक डायमेंशन जेड डायमेंशन और ऐड हो गई, और वो जेड डायमेंशन जो मैंने आपको बताया कि वो इस एक्स वाई प्लेन पर जो है वो परपेंडिकुलर है। अब इसमें प्लेन जो होते हैं, प्लेन इसको एक्स वाई जेड प्लेन बोलते हैं, ये पूरा का एक्स वाई जेड प्लेन कहलाता है। और इसमें एक होता है एक्स वाई प्लेन, एक होता है वाई जेड प्लेन, और एक होता है जेड एक्स प्लेन। ठीक, एक्स वाई प्लेन में जो आपका कोऑर्डिनेट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, एक्स वाई उसमें प्लेन में कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे आपके, बता सकता है कोई। जैसे एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो तो एक्स जीरो जीरो होता है, वाई एक्सिस पर जीरो वाई जीरो होता है, जेड एक्सिस पर जीरो जीरो जेड होता है। वैसे ही एक्स वाई प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट होगा तो यहां पर एक्स वाई में जो एक्स और वाई तो नंबर्स होंगे और जेड जीरो होगा। वाई जेड में हमारा एक्स जीरो होगा और वाई और जेड पॉइंट्स होंगे, नंबर होगा, और जेड एक्स में आपका जीरो और सॉरी एक्स जेड नंबर्स होंगे और वाई जो है वो जीरो होगा। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक जिस्ट है। इतना आप सीख लो। इतना सीखने के बाद अच्छा इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं साथ साथ कि इसमें जैसे मैंने बताया था दोनों प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें थर्ड में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में प्लस और माइनस होता है। ठीक, अब इसमें क्योंकि एक जेड एक्सिस और ऐड हो गया तो फिफ्थ में अब क्या करना है कि फिफ्थ में जो फर्स्ट था लेफ्ट हैंड साइड पे ना, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला इसे कॉरस्पॉन्डिंग है, क्या करना है सब में एक माइनस जो है वो जेड वाला और ऐड कर दो। तो ये होगा प्लस प्लस माइनस, ये होगा माइनस प्लस माइनस, ये होगा माइनस माइनस माइनस, ये होगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ठीक है, ओके। इसमें पहले इसको एज इट इज प्लस 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 माइनस 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 प्लस लिख दो, और उसके बाद इसमें प्लस ऐड कर दो एक। ये आपके फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। फॉर फिफ्थ सिक्स्थ क्वाड्रेंट सेवंथ क्वाड्रेंट एट्थ क्वाड्रेंट में आप एक प्लस की जगह लास्ट में माइनस पुट कर दो। ये आपके जो है 4 8 कोऑर्डिनेट्स के साइन हो जाएंगे। अगर वो कहता है कि व्हाट आर द साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन
फिफ्थ कोऑर्डिनेट, तो फिफ्थ कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस और माइनस, एक्स प्लस होगा, वाई प्लस होगा और जेड माइनस होगा। ये जो फिगर है ये आप याद कर लो तो आपको बताने में आसानी रहेगी कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। ठीक है, ये जो है आपका सारा का सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिटेल है। अब मैं यहां पर एक छोटा सा जिस्ट आपको लिख कर दे देता हूं, जैसे कि मैं आपको पिछले कॉनिक सेक्शंस में आपको सारा लिख के दिया था। यहां पर ये देखो कि ये एक एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है। ये एक जो है लाइन और हमने ड्रॉ कर दी, ये हमारा जेड हो गया। ये जेड मैंने बताया है वो ऐसे होता है, ये खिंच रहा ऐसे है लेकिन दिखेगा आपको ऐसे। ठीक है, अब इसमें अब एक और चीज है कि इसमें क्वाड्रेंट्स जो हैं वो आपके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और एक और अगर हम बनाएं तो ये आपका फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एट्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो वैसे ही लिखना है जैसा कि आपका टू डायमेंशनल में होता था। यहां पर दोनों प्लस, यहां पर माइनस और प्लस, यहां पर माइनस माइनस, यहां पर प्लस माइनस। ठीक है, अब पहले चार में तीसरा जो है वो प्लस वाला लिख दो। ठीक है, तीसरा जो है प्लस वाला लिख दो, और फिफ्थ में जो लास्ट प्लस वाला किया था उसको आप माइनस वाला कर दो। तो ये होगा प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस 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 और प्लस माइनस माइनस। ये आपके आठों क्वाड्रेंट्स के साइन होंगे। इसको हम क्वाड्रेंट्स ना बोलेंगे, ऑक्टेंट्स बोलेंगे। क्वाड्रेंट्स तो चार होते हैं ना, इसलिए हम इनको ऑक्टेंट्स बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स नहीं बोलते। ठीक है, अब एक और चीज मैंने बताई थी कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट, वाई एक्सिस पे पॉइंट और जेड एक्सिस पे पॉइंट अगर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे एक्स 0 और 0 होगा, यहां पर 0 वाई और 0 होगा, यहां पर 0 0 और वाई होगा। ठीक है, फिर एक होता है एक्स वाई जेड प्लेन, एक होता है एक्स वाई प्लेन, एक होता है वाई जेड प्लेन, एक होता है जेड एक्स प्लेन। ठीक है, एक्स वाई जेड प्लेन अगर है तो उसमें पॉइंट्स एक्स वाई जेड होंगे, और एक्स वाई प्लेन में जो होंगे एक्स और वाई और जेड 0 होगा, इसमें एक्स 0 होगा, वाई और जेड एक्सिस पर होंगे, और जेड और एक्स में एक्स और जेड नंबर्स होंगे और ये 0 होगा। ये आपका टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक जिस्ट है। इसको अगर आप इतना पोर्शन याद रखोगे तो आपको जो है कोई भी कोऑर्डिनेट या कोई भी प्लेन या कोई भी एक्सिस पर पॉइंट निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये जो है इतना आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बेसिक है। ठीक है, अब यहां पर एक आपको आता था कि एक पॉइंट है x1 y1 और z1। ठीक, x1 y1 और z1 ये एक पॉइंट P है, और ये एक पॉइंट Q है x2 y2 और z2। 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। अब जैसे एक ये
अगर मैं प्लेन बनाऊं इसमें, अब बनाएंगे हम इसी तरह का प्लेन, इसको अगर हम इस तरह से ले तो एक प्लेन में पॉइंट बनेगा, तो वो पॉइंट अगर यहां पर ये एक P पॉइंट है, ये एक Q पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं अगर x1 y1 और z1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और z2 हैं, और इसको अगर हम ज्वाइन कर दे तो ये हमारी PQ एक लाइन बन जाती है। ठीक है, PQ इज इक्वल टू क्या होता है, वो अगर हम निकालें तो यहां से अगर मैं इसको ये करूं, एक फॉर्मूला होता है OQ माइनस OP, वो बाद की चीज है, अभी हम इसको नहीं करेंगे। PQ का अब जैसे आपका फॉर्मूला होता था डिस्टेंस फार्मूला, तो इसको हम डिस्टेंस फार्मूले से इसको हम डिस्टेंस निकालेंगे। PQ का डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारा, 2 डायमेंशनल में था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, क्योंकि वहां पर x1 और y1 दो ही कोऑर्डिनेट होते थे और यहां पर एक तीसरा और आ गया, तो हम इसका तीसरा और यहां पर ऐड कर देंगे और इसका सारे का स्क्वायर रूट। ये आपका PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आज मैं आपको इसकी 12.1 और 12.2 का कंसेप्ट समझाऊंगा। कल 12.1 और 12.2 का मैं आपको इसका एक्सरसाइजेस करवाऊंगा, फिर एक क्लास में हम एक्सरसाइज 12.3 का कंसेप्ट समझेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। 3 क्लासेस में हमारा ये 3 डायमेंशनल चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 12 ऑफ 11th क्लास। ठीक है, अब ये PQ जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से हो गया। अब वही चीजें जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशनल में सीखी थी, वही सारी की सारी जो है अब हमारी यहां पर काम आएंगी। यहां पर अब डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो है हमारा, वो अगर मैं ऐसे लिखूं, इसको यहां पर लिख देते हैं, डिस्टेंस PQ if P is x1 y1 and z1 and Q is x2 y2 and z2, then PQ is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square का स्क्वायर रूट। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। ये डिस्टेंस फॉर्मूले का है। ठीक है, अब एक इसमें और चीज आती है, जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला किया, ऐसे ही अगर मान लो एक ये पॉइंट है, हमने जो है पहले एक चीज और की थी, यहां पर P एक पॉइंट है, अगर x1 y1 और z1 ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है Q, ये जो है x2 y2 और z2 है, इसको अगर हम ज्वाइन करें आपस में तो ये PQ, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ गया। अब एक और चीज हमने सीखी थी उसमें 2D फॉर्मूले में, एक हमने सीखा था सेक्शन फॉर्मूला। किसी को याद है सेक्शन फार्मूला क्या था? सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अगर ये एक पॉइंट R है, इसके कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालने हैं, तो यहां पर R के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं x, y और z लूं, ठीक है, और ये इसको m/n की रेशो में डिवाइड
कर रहा है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इफ इट डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशो m इज टू n, m इज टू n की रेशो में अगर इसको ये डिवाइड करे तो इसका डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होगा। तो यहां से आएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ r जो आएंगे वो क्या आएंगे कि x2 को m से मल्टीप्लाई कर दो और x1 को n से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आया mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। इसी तरह से y का my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n एंड mz2 प्लस nz2 z2 and it is z1 whole divided by m plus n. This is your coordinates of r. ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये कहलाता है सेक्शन फॉर्मूला। पढ़ा आपने, ये सीखा हुआ है। सिर्फ वहां क्या था, mx1 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस nx1, यहां पर सॉरी mx2 आएगा ये, ठीक है। तो इससे जो है हमने x और y हुआ करते थे, यहां पर एक नया z ऐड हो गया। फॉर्मूला सेम का सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रख लो। फिर यहां पर एक आया आपका दूसरा सेक्शन फार्मूला, ठीक। वो सेक्शन फार्मूला मैंने ये लिखा दिया। एक आता है इसमें मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है कि अगर ये आर पी और क्यू का मिड पॉइंट होता, अगर मिड पॉइंट होता है तो इसका मतलब पी आर इज इक्वल टू आर क्यू होता। मिड पॉइंट का मतलब यही हुआ कि पी आर इज इक्वल टू आर क्यू गिव्स R is midpoint of PQ। R इसका midpoint हो गया। अब PR और RQ अगर ये M है तो ये भी M हुआ, M:1 की रेशो हो गई, या हम इसको 1:1 की रेशो कन्वर्ट कर देंगे। मिड पॉइंट में जो रेशो M:n होती है वो 1:1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो R के कोऑर्डिनेट्स, तो यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूले में आर के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे एम की जगह यहां पर 1 पुट कर दो, तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, तो x1 प्लस x2 हो गया। ये हुआ x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ये 2 हो गया। इसी तरह से ये आया y1 प्लस y2 होल बाय 2 एंड z1 प्लस z2 होल डिवाइडेड बाय 2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। अब मैंने आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3 डायमेंशनल का बेस जिस्ट बताया, इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद मैंने डिस्टेंस फार्मूला बताया, उसके बाद मैंने सेक्शन फार्मूला बताया, उसके बाद मैंने आपको मिड पॉइंट फार्मूला बताया। आप देख रहे होंगे जितना 10th क्लास में हमने 2 डायमेंशंस किया था उतना ही सिर्फ आपका यहां पर 3 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन के जो फार्मूले थे वही 3 डायमेंशन के फार्मूले हैं, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है, वहां पर x और y 2 कोऑर्डिनेट होते थे, यहां पर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x, y और z, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, जिसको 10th की 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट अच्छी तरह से आती है, उसको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मुझे है,
ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला हो गया, ये हो गया, एक इसमें मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, एक इसमें एक चीज और आती है, वो मैं आपको और बता देता हूं। उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 हो जाएंगी। ठीक है। सेक्शन फार्मूला वैसे 12.3 वाला है, लेकिन इसके 12.1 से रिलेटेड हम ना बहुत सारी चीजें ये हो गई हैं। अब 3 पॉइंट्स, यहां पर एक ये फार्मूला है कि 3 पॉइंट्स P Q R are collinear if, इस IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये होगा, ये है तो तीनों कोलिनियर होंगे। ठीक है, वो मैं बता देता हूं भाई। इफ एंड ओनली इफ पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। अगर दो का सम तीसरे के इक्वल है तो वो दोनों पॉइंट्स तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस इज इक्वल टू पी आर है तो पी क्यू आर तीनों के तीनों कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे। कोलिनियर का मतलब होता है कि ऐसे कि ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में है। वो पी और क्यू एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, वो जो है एक ट्रायंगल भी बन सकता है। अगर ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये आर पॉइंट अगर यहां पर आ जाए तो वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो जाएंगे, उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। मतलब अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये होगा, ये है तो तीनों कोलिनियर होंगे। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है। ठीक है। अब एक और हमने चीज करी थी कि आपने वो इसमें 11th में 10th में एक और चीज सीखी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल किया था ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर एरिया, या एरिया बाद में करेंगे, पहले पी क्यू आर, यहां पर 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर coordinates of rectangle if and only if। रेक्टेंगल कब होगा वो, जब पी क्यू साइड जो है वो एस आर के इक्वल है और पी आर साइड जो क्यू एस के इक्वल है। जैसे मैं अगर मान लो एक क्वाड्रिलेटर बनाऊं, ये पी क्यू आर एस ऐसे बनाऊं तो पी क्यू एस आर के इक्वल है और क्यू आर पी एस के इक्वल है। सॉरी, ये पी एस, यहां पर पी एस लेंगे, यहां पर क्यू आर लेंगे। ठीक है, ये 4 साइड्स बनेगी। अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती है और इसमें एक और कंडीशन लगाएंगे कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो रेक्टेंगल है, और अगर पी क्यू आर एस 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, वो चारों अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम, ये ध्यान रखना। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल देन रेक्टेंगल। और यहां पर अगर मैं इसको पैरेललोग्राम भी पूछूं तो अगर इक्वल है तो रेक्टेंगल है, और पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस है तो ये
पैरेललोग्राम। ये आप ध्यान रखो, ये कंडीशन दोनों में है। ठीक है, मैंने आपको रेक्टेंगल की कंडीशन बता दी और पैरेललोग्राम की कंडीशन बता दी। ये कंडीशंस आपने याद रखनी है। अगर ये कंडीशंस याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और बाकी तो वही चीज है कि आपने किसी ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है तो उसकी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तीनों साइड्स निकाल लो डिस्टेंस फार्मूले से, दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर वो कहता है कि ये एक पी क्यू आर जो है, तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रूव करो कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है तो उसके तीनों साइड्स का डिस्टेंस बराबर प्रूव कर दो, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से उसने जो पूछा जाए फिगर के लिए, आप ज्योमेट्री का फॉर्मूला उसमें लगा दो और डिस्टेंस फार्मूले से उसको निकाल लो। ठीक है, ये आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिर्फ आज मैंने कंसेप्ट बताया है। आज मैं सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा। कल मैं आपको जो है इसकी एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, एग्जांपल्स भी करवाऊंगा और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। इसमें मैंने आपको एक और चीज बताई यहां पर। एक तो बताया मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला, एक बताया मैंने आपको सेक्शन फार्मूला, एक बताया मैंने आपको मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक, जितना आज मैंने बताया है आपको उसको रिवाइज कर लो। मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं। एक तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया कि 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 आपके एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं और उसके ऑक्टेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट्स नहीं होते। उन ऑक्टेंट्स के साइन ये होते हैं। उसमें 3 एक्स एक्सिस पर अगर है तो ये होगा, वाई एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो ये होगा, जेड एक्सिस पर भी ये है। एक्स वाई जेड प्लेन है तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई प्लेन में ये कोऑर्डिनेट होंगे, वाई जेड में जेड एक्स में ये होंगे। उसके बाद मैंने डिस्टेंस फार्मूला बताया, एक्शन फार्मूला बताया, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला बताया। फिर मैंने बताया कि पी क्यू आर कोलिनियर कब होते हैं। मैंने बताया पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स कब होंगे और एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स कब होंगे। ये ही टोटल इस चैप्टर का आपका निचोड़ है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ और नहीं है। अब इससे रिलेटेड 2 क्लासेस में हम इसकी तीनों एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद हो सकता है आपको ये चीज जो है आराम से समझ में आ जाए। आज की क्लास मैं यहीं खत्म करता हूं। क्वेश्चंस आज मैंने कोई भी नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्यों कि पहले आप एक बारी कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस अपने आप समझ में आ जाएंगे। जाने से पहले फिर मेरा वही एक कहना आपको कि मैथ्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, बायोलॉजी किसी ने पढ़नी हो तो डॉक्टर रजत से संपर्क करें। उनका कॉन्टैक्ट नंबर 9810179264 है। आप उनसे बायोलॉजी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझसे अगर बायोलॉजी के बारे में पूछोगे तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बायोलॉजी आती है। 7वीं 8वीं 9वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है। इन्होंने बायोलॉजी जो है डॉक्टरेट की हुई है। तो डॉक्टर, जिसको भी डॉक्टर बनना हो वो डॉक्टर रजत से मिल सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि डॉक्टर कैसे बना जाता है। किसी ने अगर इंजीनियर बनना हो, मैथ सीखना हो, अकाउंटेंट सी बनना हो, सीए करनी हो, वो मुझसे पूछ सकता है कि मैथ्स और अकाउंट्स कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसमें परफेक्शन लाई जाए। परफेक्शन लाने का मैंने तरीका बता रखा है। मैथ्स का परफेक्शन लाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको सिर्फ रट्टा लगाओगे, और रट्टा लगाना मैथ्स में सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैथ्स को रटो मत, समझो। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन तो बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।